प्यारे छात्रों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। आने वाले परीक्षाओं में आप अच्छा से अच्छा करें, ये हर वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए कि आशीर्वाद भी देने की कोई लिमिट नहीं, हरदम आशीर्वाद है आपको। और आज ये वीडियो खास करके पितृ विसर्जन आज है। मैं अपने पिताजी की श्रद्धांजलि में इस वीडियो को डाल रहा हूँ। बड़े फेमस वो टीचर थे अपने ज़माने के और बहुत ही पॉपुलर और साथ साथ दयालु। तो ठीक है, उन्हीं को समर्पित है आज का जो लेक्चर हमारा है। आज का लेक्चर जो है, इसके पहले की वीडियोस में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी और उसमें हम लोगों ने दो मैकेनिज्म SN1 और SN2 पढ़ा था। ठीक है, आगे चल के हायर क्लासेस के लिए फिर और भी उसके जो टाइप हैं SNI या कुछ हम लोग और आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसको मैं इसी लिमिट में रोक रहा हूँ। उसी क्रम में अगले टाइप का जो रिएक्शन है, रिएक्शन मैंने पहले ही आपको बताया है कि मेनली ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इलिमिनेशन रिएक्शन है और लास्ट में टाइप तो नहीं, लेकिन बहुत किताबों में टाइप के रूप में दिया हुआ है कि वो रीअरेंजमेंट है ना। तो एक बार क्या झलक है, ये हमने आपको शुरू के वीडियो में बताया ही है। इलिमिनेशन रिएक्शन की क्या पहचान है? ये पहचान के जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोई न कोई एटम या ग्रुप निकल गया है, उसके स्थान पे कुछ लगा नहीं है। अगर उसके स्थान पे कुछ लगा है तब तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो लगा नहीं है, निकल गया है केवल। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं और हिंदी में उसे हम लोग विलोपन कहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शब्द हैं इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप मत पढ़ें। पेपर दोनों लैंग्वेज में दिया रहा था, आपको आसानी है। लैंग्वेज को आप हिंदी में इस्तेमाल करें, बोलचाल की भाषा में, लेकिन शब्दों को इंग्लिश में ही रहने दीजिए, है ना। तो विलोपन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इलिमिनेशन रिएक्शन, उसका मतलब ज़रूर आपको जानना है क्या होता है। हमने बताया कि अब देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि इस मॉलिक्यूल से एक Cl निकल गया है, बाकी सब कुछ वही है। एक HCl निकल गया है, बाकी मॉलिक्यूल यहाँ पे है। तो इस रिएक्शन का जो टाइप है, जो उदाहरण में मैं टाइप लिया हूँ, इलिमिनेशन रिएक्शन तो आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक में मिलेंगे, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, आगे चल के बहुत टाइप मिलेंगे। लेकिन यहाँ मैं इलिमिनेशन रिएक्शन आपके लिए एक एग्जाम्पल के साथ कोट कर रहा हूँ और वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से पता चल रहा है, ये डी का मतलब है क्या? निकलना, है ना। हम लोग जहाँ डी लगा देते हैं वहाँ पे हो जाता है निकलना। तो डिहाइड्रो, हाइड्रो किसको शो कर रहा है? हाइड्रोजन को, और साथ में कौन है? हेलोजन है। तो एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसका? अल्किल हैलाइड का। आपको पता है अल्किल हैलाइड है, आपको पहचानना भी आता है अल्किल हैलाइड। टर्शरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, हमने आपको कई बार बताया है। अगर आपसे मैं पूछूं ये कौन सा अल्किल हैलाइड है, तो आप बता सकते हैं कि जिस कार्बन से Cl हमारा लगा है, अगर उससे कोई भी डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं लगा तो कौन सा है? टर्शरी, है ना। और अगर एक हाइड्रोजन लगा है डायरेक्ट तो सेकेंडरी है, और अगर दो हाइड्रोजन लगा है तो वो क्या है? प्राइमरी है। ये आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर से आप पहचानना आपको आना चाहिए। ये रिएक्शन जो हो रहा है, ये आपका अल्किल हैलाइड है, और ये यहाँ जो लिखा है अल्कोहलिक, KOH या NOH। NOH क्या है? अल्कोहलिक या एक्वस, दोनों ही बेस हैं। जब इसको आप पानी में घोल देते हैं NOH को, KOH को, तब जलीय विलयन जो है पानी में जो आप घोले रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ एक्वस नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ हमने किस में घोला है इसको? अपने KOH को अल्कोहल में घोला है। तो कई बार अल्कोहलिक KOH लिखा रहेगा तो भी वही बात है, और अल्कोहल को जब आप KOH में घोलेंगे, जैसे सपोज कि आपने अल्कोहल को KOH में घोल दिया है, मान लीजिए यहाँ पे आपने KOH, तो ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको देगा क्या?
RO है ना के, पोटेशियम एल्कोक्साइड देगा। तो यहाँ पर भी अगर आपने C2H5OH में इसको घोल दिया है तो C2H5OK मिलेगा, मीन्स कि पोटेशियम इथॉक्साइड। ये क्या है, वेरी स्ट्रांग बेस है। एक्वस की तुलना में भी ये कभी चर्चा होगी क्यों स्ट्रांग है इनऑर्गेनिक में, लेकिन एल्कोहलिक KOH कहने का मतलब कि इट इज़ वेरी स्ट्रांग बेस है। एक्वस की तुलना में ये क्या है, स्ट्रांग है। तो जब किसी स्ट्रांग बेस लाइक एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH में आप इस अल्किल हैलाइड को गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये कौन सा कंपाउंड आप पहचान सकते हैं, अल्कीन। और क्या निकल रहा है, एक HCl निकल रहा है। अब ये दो तरह का होता है ना, होता तो और तरह का, लेकिन मैं यहाँ E1 और E2 ही आपको बताऊंगा। E1 CB या बाकी जो रिएक्शंस हायर क्लासेस में MSc में या अदर, उसको बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी E1 और E2 में पढ़ेंगे। आज पर्टिकुलरली E1 की ही बात करेंगे कि जो हमारा ये E1 टाइप है कैसा होता है। E1 टाइप भी SN1 की तरह 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो अल्किल हैलाइड है ये डिसोसिएट होता है, टूटता है, और ये क्या देता है आपको, अब देखिए यहाँ मैकेनिज्म लिखा है कि अल्किल हैलाइड टूट रहा है, ये स्लो स्टेप है, मीन्स रेडिटरमाइनिंग स्टेप है, मैंने डिस्कस पहले किया है। ये आपको क्या दे रहा है, कार्बोकैटायन दे रहा है, और ये हैलाइड आयन निकल जा रहा है। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में ये जो आपका कार्बोकैटायन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का जो भूखा है, आपके रिएक्शन मीडियम में बेस मौजूद है, एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। ये आप जानते हैं, हमने बताया भी, खुद भी बताया है किसी लेक्चर में। तो बेस क्या करेगा, बेस एक H को यहाँ से ले रहा है, और तब ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ, इसकी डिमांड पूरा करने के लिए ये इधर की तरफ मुड़ जा रहे हैं, और एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जा रहा है, और ये H और B कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। तो दिस इज द मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर कि पहले स्टेप में अल्किल हैलाइड SN1 की तरह ही एक कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट दे रहा है, और अगला स्टेप डिफरेंट है। अगला स्टेप हमारा SN1 की तुलना में थोड़ा अलग है, इसीलिए आप देखेंगे आगे चल के कि SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन में हमेशा कंपटीशन बना रहता है। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट स्टेप इज सेम, रिएक्शन मीडियम में बेस दोनों ही जगह है। SN1 में भी हम लोग बेस यूज कर रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनियम आयन पे। यहाँ ये स्टेप डिफर कर रहा है उससे, क्या कि हमारा बेस बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन को ले रहा है, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी लेना है हाइड्रोजन को, और एक डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्यों बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि जहाँ से क्लोरीन लगा है, नॉमेनक्लेचर में आप जानते हैं कॉमन में कि जिस कार्बन से Cl लगा है, इसके बगल वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। ये अल्फा है और ये बीटा है। इसमें कितने बीटा अगर देखा जाए तो ये लेकिन सभी सेम है। तब आई थिंक द मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर। अब SN1 में और E1 में कंपटीशन होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप सेम है, दोनों में एक कार्बोनियम आयन बन रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। तो आगे कंपटीशन होगा कि आगे एलिमिनेशन ज़्यादा होगा या SN1 के द्वारा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, ये हम लोग फिर चर्चा में लाएंगे। लेकिन आज हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म के कारण होगा क्या, जो रिएक्टिविटी अल्किल हैलाइड की है वो निश्चित रूप से अब क्या हो जाएगी, डिफर करेगी, क्योंकि इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन है या कार्बोनियम आयन भी बहुत बार हम कहते हैं। तब क्या होगा, तब आप देखेंगे कि चूंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अलग अलग है ना,
आप जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उसकी तुलना में कम स्टेबल है, प्राइमरी उसकी तुलना में और भी कम स्टेबल है। तो निश्चित रूप से चूंकि एक इंटरमीडिएट बन रहा और चर्चा को हम लोगों ने कई बार लाया हुआ है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जो 2 स्टेप में हो रहा है और इंटरमीडिएट कुछ बन रहा है, तो निश्चित रूप से पूरे रिएक्शन का जो फेट है, पूरे रिएक्शन का जो होगा कि नहीं होगा, कम प्रोडक्ट बनेगा कि ज़्यादा बनेगा, वो सब का सब किस पे डिपेंड करेगा? द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। और यहाँ इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन है, और उसकी स्टेबिलिटी का क्रम आपको पता है कि टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है, फिर आपका प्राइमरी है। तो निश्चित रूप से जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा अल्किल हैलाइड का, वो भी इसी में होगा। टर्शरी अल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, और प्राइमरी की रिएक्टिविटी क्या होगी? वो सबसे कम होगी। और यही कारण के आगे चल के आप देखेंगे कि टर्शरी अल्किल हैलाइड अगर स्ट्रॉन्ग बेस पाता है और सफिशिएंट टेम्परेचर आप देते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट न मिलके मेनली आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि अल्किल हैलाइड में ही 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तब क्या होगा? सपोज कि आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन है, CH3 CH Br CH2 CH3। नाम लिखना आपको आता है, मैंने फिर से एक बार बता दूं आपको कि जिधर से Br नज़दीक हम लोग उधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 और 4। नंबरिंग ये भी आपको बताया हुआ है कि केवल जब तक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ना हो तब तक नंबरिंग केवल हम कार्बन पे कर रहे हैं। दिस इज द IPAC रूल। इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएंगे? ब्यूटेन। 2 ब्रोमो मान लीजिए इस रिएक्शन में इसको हम रिएक्ट कराएं, 2 ब्रोमोब्यूटेन को अगर हम रिएक्ट कराएं अल्कोहलिक KOH के साथ और गर्म करें, तो एक HBr क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और आपको अल्कीन कौन मिलेगी? पहले वाले एग्जाम्पल में तो सभी बीटा पोजीशन सेम थी, इसलिए आपको एक ही अल्कीन मिली है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्फा कार्बन है, इधर चले तो ये बीटा है, और इधर चले तो ये बीटा है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में 2 तो बीटा टाइप की पोजीशन मौजूद है, और बीटा एलिमिनेशन में जो H निकलेगा बेस के द्वारा, वो कहाँ से निकलेगा? बीटा पोजीशन से। इसका मतलब कि अगर यहाँ से H निकलेगा तो आपको एक अलग कंपाउंड मिलेगा, और यहाँ से H निकलेगा तो और अलग मिलेगा। अगर यहाँ से निकले तो क्या मिलेगा आपको? CH2, यहाँ से एक H निकल गया, जहाँ से H निकला वहीं पे डबल बॉन्ड आप लगा दे रहे हैं, ये आपने देखा है। CH Br निकली जाएगा, और ये CH2 CH3। इस कंपाउंड का क्या नाम है? आपको नाम लिखना अल्कीन का आता है। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक, ये रूल आप जानते हैं। तब 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 से दिखाएंगे, दिस इज द रूल। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो 2 से दिखाते, और 4 कार्बन है तो नाम में क्या आएगा? ब्यूट, और 1 और एक डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? ईन, और ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन आता है। ये सब नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं, और हमने आपको शुरू में काम भर का नॉमेनक्लेचर बताया भी। लेकिन यहाँ दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा? एक तो ब्यूट 1 इन बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ दिस इज ब्यूट 2 इन। अब 2 अल्कीन आपको बनेंगी। कैसे बनेगी? यहाँ से H निकल गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है,
यहाँ से H निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब कि आपके पास अगर दो तरह के बीटा मौजूद हैं हैलाइड्स, दो तरह के बीटा अगर आपके पास हैलाइड नहीं, दो तरह के आपके पास बीटा हाइड्रोजन्स अगर मौजूद हैं आपके कंपाउंड में, अल्किल हैलाइड में, तो आपको 2 अल्कीन प्राप्त होगी। 3 तरह के हैं तो 3 अल्कीन प्राप्त होगी। और इसी बेसिस पे अगर एक ही तरह का तो एक ही अल्कीन प्राप्त होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरेट होंगे तमाम कंपटीशंस। द फंडामेंटल इज बट सेम। इसमें एक रूल गवर्न करता है, 2 तो बनेंगे लेकिन कौन ज़्यादा बनेगी और कौन कम बनेगी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इससे क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन ज़्यादा बनेगी कौन कम बनेगी। एक तो है कि भाई एक्सपेरिमेंट आपने किया, दोनों अल्कीन आपने तौल लिया, जो ज़्यादा बन गई उसको आप कह देंगे ज़्यादा बन गई है, जिसको कम वेट आ रहा कम बन गई। लेकिन बीइंग ए केमिस्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म कि बिना आपको रिएक्शन में गए केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से आप बताने में सक्षम हैं कि कौन ज़्यादा बनेगी और कौन कम बनेगी, बिना एक्सपेरिमेंट किए। यही डिफरेंस। अदरवाइज गांव के किसी आदमी से आप रिएक्शन दे दीजिए, अब पूछे कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, बता देगा कि तौलते हैं अभी बनाने के बाद, जो ज़्यादा बनेगा हम बता देंगे वो ज़्यादा, जो कम बनेगा कम। लेकिन नहीं, बीइंग ए केमिस्ट विदाउट गोइंग इन द एक्सपेरिमेंट एंड यू आर एबल टू गिव द आंसर कि कौन अल्कीन कम बनेगी और कौन ज़्यादा बनेगी, एंड दिस इज गवर्न बाय ए रूल। उसको हम कहते हैं सेट-जैप्स रूल। कौन सा रूल है वो? सेट-जैप्स रूल। जैसे मार्कानिकॉफ रूल आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था, ऐसे ही 2 अल्कीन में कौन ज़्यादा बनेगी कौन कम बनेगी, दिस इज गवर्न बाय सेट-जैप्स रूल। सेट-जैप्स रूल क्या कहता है? सेट-जैप्स रूल कहता है कि अगर 2 अल्कीन बन रही हैं तो वह अल्कीन ज़्यादा बनेगी जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी। आगे की लैंग्वेज क्लियर है कि जो कम सब्स्टिट्यूटेड है वो कम बनेगी, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो ज़्यादा बनेगी। तो पूरा कहने की आवश्यकता भी नहीं है, आप इतना कह दें तो भी सफिशिएंट है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो ज़्यादा बनेगी। आगे की लैंग्वेज अपने आप ही क्लियर है। तो अब आप सवाल है कि इसमें अब आपको टेक्निकली आपको जानना है, आप स्टूडेंट हैं, आपको आंसर वहाँ देना है, तो आप सीखिए कि कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे जान पाएंगे कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए बनेगी मोर और ये बनेगी लेस अमाउंट। लेकिन कैसे आप जान पाएंगे, मैं उसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ कि कैसे आप जान पाएंगे कि कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है कौन कम सब्स्टिट्यूटेड है। क्योंकि आपको आंसर देना है, आपको केवल थियरी में बात नहीं कहनी है। ये आपकी जो पहला मेंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पहले तो कोई मेंबर है नहीं, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है इथीन। इस इथीन में आप देखिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 बॉन्ड लगा है, 4 यहाँ भी 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड लगा है, तो 4 है। ये अनसब्स्टिट्यूटेड है। इस अल्कीन को क्या हम बोलेंगे? इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, अनसब्स्टिट्यूटेड। ये अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। इसकी तुलना में अगर हम एक H को किसी R से रिप्लेस कर दें, सपोज कि हम यहाँ एक CH3 लगा दें, R का मतलब अल्काइल ग्रुप आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से ये अल्कीन हमारी जो है वो इसकी तुलना में क्या कहलाएगी? ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ है? इट्स वेरी सिंपल। आप अपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखिए, अगर उनसे लगने वाले हाइड्रोजन की संख्या ज्यों-ज्यों कम होती जाए, आप समझ लीजिए कि त्यों-त्यों सब्स्टिट्यूशन बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कितने हाइड्रोजन डायरेक्ट लगे हैं? 2 और 1 3 हाइड्रोजन लगे हैं। इसका मतलब कि 4 हाइड्रोजन कुल थे, उसमें से एक सब्स्टिट्यूट हो गया है। एक हाइड्रोजन के बदले कोई ग्रुप आके लग गया, नो डाउट यहाँ एक ग्रुप आके लग गया। ग्रुप छोटा भी लग सकता है, बड़ा भी लग सकता है।
इसलिए ग्रुप से पहचानने से अच्छा है कि आप अपने हाइड्रोजन से पहचान लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को चेक करिए और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगने वाले डायरेक्ट हाइड्रोजन्स को देखिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन आप देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सब तो इनके हैं। तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन डायरेक्ट लगा। इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन में से 2 ही हाइड्रोजन इसमें है। इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हो गए, कोई न कोई उसका स्थान ले लिया है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का स्थान लिया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का स्थान लिया है। तो कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कहलाएगी इसमें? दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तुलनात्मक रूप लेस ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेट-जेप्स रूल, नो डाउट इस सेट-जेप्स रूल के भी बेसिस है, हीट ऑफ हाइड्रोजन से हम स्टेबिलिटी की चर्चा किसी दिन करेंगे। लेकिन यहाँ जो आपको समझना है कि अगर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और 2 आपको अल्कीन प्राप्त हो रही हैं, तो निश्चित रूप से जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी वो ज़्यादा बनेगी और जो कम सब्स्टिट्यूटेड होगी वो कम बनेगी। एग्जैक्ट कितना बनेगी ये तो बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं बता सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके आप अपनी बात को कि सेट-जेप्स ने जो कहा है वो वास्तव में सही है कि नहीं है ना। जैसे किसी आदमी ने आपको बताया ये आदमी बड़ा शरीफ है, अब आप तो शरीफ तब मानेंगे जब आपके शराफत वो करे, तब चेक तो करेंगे। ऐसे यहाँ पर भी इसको जब एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को किया गया है 2-ब्रोमोब्यूटेन में, अभी जो देख रहे थे ब्यूटेन में जो रिएक्शन किए हैं, तो इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट मिलता है एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट 80% मिलता है और ये क्या मिलता है? केवल 20% मिलता है। किससे? जब हम लोग ये रिएक्शन जो अभी आपको दिखाए थे CH3 CHBr CH2 CH3 2-ब्रोमोब्यूटेन में जब हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं और गर्म करते हैं, तब आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है ब्यूट-1इन और ब्यूट-2इन। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट कि 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2इन ज़्यादा है और ब्यूट-1इन कम मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली। एंड सेट-जेप्स आल्सो सेज दिस थिंग, सेट-जेप्स सेज दैट if there are 2 alkenes are formed, then more substituted alkene will be more and less substituted alkene will be less. तो आप देख रहे हैं